बाजार अस्थिर हो लेकिन आपका निवेश हमेशा अनुशासित तरीके से कायम रहना चाहिए। कहना आपको आसान लग सकता है और करना उतना ही मुश्किल, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप बाजार की चाल को समझें, बाजार की फितरत को समझें, तो अनुशासित तरीके से अपने निवेश में बने रहना आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसको विस्तार से समझाएंगी हमारी आज की मेहमान। निवेश की एबीसीडी में आज मेरे साथ हैं यूटीआई एएमसी की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर स्वाति कुलकर्णी। स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। पहला सवाल तो मैं आप यही पूछना चाहूंगी कि मौजूदा स्तर पे जो बाजार दिखाई दे रहा है, मौजूदा हाल जो हमें बाजार में दिखाई दे रहा है, अगर आप एक निवेशक होती तो आपका पोर्टफोलियो कैसा होता? देखिए, एज फार एज द असेट एलोकेशन इज कंसर्न, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ अभी और रेगुलर इनकम आती रहती है, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा जो एलोकेशन है वो इक्विटी में जाता है। और ऐसे मौके पे जब मार्केट करेक्शन में जा रहा है तो मुझे ये एक अच्छा मौका समझ में आता है लंबे समय के लिए, अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन रख पाती हूँ तो इक्विटी में एलोकेशन ज्यादा है। रही बात कौन से स्टॉक्स या फंड्स को देखना चाहिए ऐसे समय में, तो मैं मानती हूँ कि जो कंपनीज जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, ज्यादातर डेट उनके बैलेंस शीट पे नहीं हो और लगातार कैश फ्लो जनरेट करती हो, ऐसे कंपनियों को ज्यादातर हमने फोकस करना चाहिए ऐसे समय में। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन भी एक महत्वपूर्ण यार्डस्टिक है जिसको हमने जानना चाहिए और वो हिसाब से हमारा असेट एलोकेशन भी करना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का असेट एलोकेशन उनके एबिलिटी के हिसाब से, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन जहां तक अगर आपने इक्विटी एलोकेशन डिसाइड कर लिया तो आई थिंक करेक्शन कैन गिव यू अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर एलोकेशन रादर देन फियरिंग कि यहाँ से और मार्केट गिरे तो क्या। स्वाति जी, यही मेरे ख्याल से एक विडंबना होती है निवेशक के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमें सवाल आते हैं लोगों के, जिस तरह के इन्वेस्टर्स सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि एक साल पहले तो हमने पैसे लगाए क्योंकि बाजार बहुत चढ़ रहा था, लेकिन अब देखिए बाजार गिर रहा है। लोगों को हमेशा ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि गिरावट में आपको और हिम्मत करके पैसे लगाने होते हैं, और जब बाजार चढ़ रहा हो तब अगर आप कोई प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है तो उसमें आप बने रह सकते हैं। लेकिन पिछले एक साल या 1.5 साल में जो भी निवेशक आए, उन्होंने तो बाजार की इस तरह की वॉलिटिलिटी पहली बार देखी होगी ना स्वाति जी, क्या कहेंगी आप उनको? बिल्कुल कविता, ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के साथ ये जो हम लोग बोलते हैं कि ये फैक्ट्स हैं। अगर आप एक साल का समय रहे या 2-3 साल का ही समय से आप इक्विटी मार्केट देख रहे हो तो ये बहुत ज्यादा मुमकिन है कि आपको कई बार निगेटिव रिटर्न्स या आपने जो इन्वेस्ट किया है उसमें गिरावट देखने को मिलती है। रही बात कि अभी अभी हम देखेंगे कि पिछले साल से जो इक्विटी का वैल्यूएशन है वो लगातार 25-26 टाइम से करेक्ट होके अभी 20 टाइम पे आया है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक लंबा समय रखते हो और हमने पिछले 20-25 साल का आप एनालिसिस करोगे तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता है तो वैसे ये जो निगेटिव रिटर्न मिलते हैं या नुकसान की संभावना है वो कम कम होते जाती है। जैसे कि अगर किसी का 10 साल का होराइजन रहा है पास्ट में तो ऑलमोस्ट 100%, 100% आपके इन्वेस्टमेंट के नतीजे जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। तो और ज्यादातर 70 से 75% नतीजे जो है वो 8% से ज्यादा सीएजीआर रिटर्न भी 10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में मिला है। और ये सब फैक्ट है, ऐसे नहीं है कि हम आज यहाँ बातचीत कर रहे हैं, इसको डेटा का सपोर्ट भी है। तो आपने जैसे कहा तो मैं मानती हूँ कि ऐसे समय में इन्वेस्टर को अपने स्ट्रेटेजी को और असेट एलोकेशन को बनाए रखना चाहिए। आपने जैसे कविता जी बात की कि जब मार्केट ऊपर रहते हैं तभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है कि इक्विटी एलोकेशन लेट्स से इज 50% इज गुड फॉर यू,
और मार्केट के ऊपर जाने के बदौलत वो 60-70 हुआ है, तो ऐसे समय पे जरूर आप वो 20% प्रॉफिट लेके आप वापस 50% पे आ जाना चाहिए, जब मार्केट के वैल्यूएशन हाई होते हैं तब, या आपका असेट एलोकेशन मार्केट के चलते 50 से 70% पहुंच गया होगा तो ये बहुत जरूरी है कि आपका असेट एलोकेशन के बैंड में आप रहे। और अगर आपके असेट एलोकेशन के बैंड के हिसाब से आपको ज्यादा इक्विटी एलोकेशन रखना चाहिए, तो वो जो SIPs है या धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में वो आपको बढ़ाना चाहिए। वोलेटाइल मार्केट में आप एक समय में सब आपकी पूंजी मत लगाइए, आप थोड़ा उसको स्प्रेड करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्वाति जी, वैल्यूएशंस एक ऐसा शब्द है जो मेरे ख्याल से जब भी बाजार की बात हो, हम सवाल पूछें या कोई एक्सपर्ट हमको जवाब दे, वैल्यूएशंस का जिक्र ना हमेशा होता है। इतने उतार चढ़ाव के माहौल में हमें कैसे समझ में आए कि किस सेक्टर की, किस कंपनी का वैल्यूएशन आकर्षित है और कहाँ पे वैल्यूएशंस कुछ ज़्यादा लग रहे हैं? निर्णय लेने के लिए कुछ तो पैरामीटर्स होगा वैल्यूएशंस में जो हमें कंसिडर करना चाहिए। बराबर है। एक्चुअली हम लोग जब ज्यादातर पे ये जो भी बात करते हैं वो निफ्टी 50 या लार्ज कैप इंडेक्स वैल्यूएशन की बात करते हैं, जो कि मैंने बोला कि जो ट्रेलिंग मल्टीपल पे अगर आप निफ्टी के सारे कंपनियों के प्रॉफिट्स को देखेंगे तो वो लगभग 21 टाइम ऑफ प्रॉफिट्स पे है। जब सेक्टर की बात आती है तो ये स्पेशली हम जब जब प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखते हैं, तो कई सेक्टर जो एक निगेटिव और एडवर्स इफेक्ट्स के चलते उनके अर्निंग्स पे एडवर्स इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है। हमने देखा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसके जो प्रॉफिट्स के नतीजे हैं वो कई कारण के वजह से, जैसे डिमांड अभी तक सहमा नहीं हुआ है, डिमांड में सप्लाई डिस्ट्रक्शन होने के कारण, कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण, डिमांड अच्छे होने पर भी कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सक रही है। तो ये सब जो चीजें हैं या कमोडिटी प्राइस के चलते हुए उस पे उसके नतीजे के इफेक्ट्स थोड़े खराब होते हैं। तो इसके चलते हुए आप देख सकते हो कि कोई सेक्टर्स में जिन पे ये एडवर्स इफेक्ट हुए हैं उनके वैल्यूएशन अभी आपको शायद ज्यादा लगते हैं। लेकिन जैसे कि प्रॉफिट नॉर्मलाइज हो जाए, जैसे ये सब जो निगेटिव अफेक्ट करने वाली चीजें अगर नॉर्मलाइज होने लगती है तो इनके प्रॉफिट में ग्रोथ भी वापस आ सकती है। तो वैल्यूएशन ये ऐसा ट्रिकी सब्जेक्ट है कि अगर आपको जस्ट आप प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल देखोगे तो उसमें आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखेगा। इसीलिए हम जब देखते हैं तभी वी यूज लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स एंड ऑल्सो कि आगे चल के क्या होने की संभावना है, और उसके चलते अभी मुझे ये सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सोच के हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आम आदमी के लिए एक ब्रॉड थंब रूल में समझती हूँ, जिनके पास शायद ये समझते हैं सब, फाइनेंशियल नॉलेज है लेकिन टाइम नहीं है, उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्वालिटी इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दें। जैसे कि कंपनीज जिनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी हो, बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग हो, और कई फंड्स ऐसे हैं जो अपने ये तत्व पे अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्वाति जी, एक फंड मैनेजर के नज़रिए से आप मुझे समझाइए। देखिए, जब बाजार की चाल एक जैसी हो, अगर ऊपर ही जा रहा हो, अगर गिर ही रहा हो, तब मेरे ख्याल से फंड मैनेजर की रणनीति बनाना थोड़ा आसान होगा एज कम्पेयर टू उतार चढ़ाव वाला बाजार, जिस तरह से हमें आजकल बाजार दिखाई दे रहा है, एक दिन ऊपर है, एक दिन नीचे है। अब ऐसे में एक फंड मैनेजर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। निवेशकों का पैसा सही जगह निवेश करने के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि आपको लोगों को उनके निवेश में मुनाफा कमा कर देना है, और अगर निवेशक बहुत घाटा देखें तो वो फंड से निकल जा सकते हैं, उनको चिंता हो सकती है उनके निवेश को लेकर, उनके पैसों को लेकर। इस तरह के बाजार में आपकी प्राथमिकताएं क्या होती हैं? जब जहां तक मैं फंड स्ट्रैटेजीज के बारे में पूछूं, उतार चढ़ाव वाले माहौल में आप क्या खास रणनीति अपनाती हैं अपने फंड को लेकर? कविता, मेरा जो अनुभव है इक्विटी मार्केट के साथ पिछले 25 साल से ज्यादा,
उसके चलते मैं ये कह सकती हूँ कि जो आपने जो अभी कहा कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में जैसे ऊपर ही जा रहा है या नीचे ही आ रहा है, हमारी रणनीति आसान है, वो तो मैं नहीं मानती हूँ। इनफैक्ट मैं समझती हूँ कि जो वोलेटाइल मार्केट है, उसमें हमको अपने जो तत्व है या जो स्ट्रेटेजी है, उसमें बना रहने का कॉन्फिडेंस रखने से, कन्विक्शन रखने से ही हम इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग जो है वो वेल्थ क्रिएशन की तरह हमारी प्राथमिकता रहती है, ना कि एक एब्सोल्यूट रिटर्न फंड्स है। म्यूचुअल फंड्स का ये क्या है कि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के बाद आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकता है। तो इसीलिए जो कंपनी या बिजनेसेस को हम चुनते हैं, उसका उसके चुनाव में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस होने का बहुत महत्व है और हम उसी पे ध्यान देते हैं। और इसके चलते जो जो सेक्टर्स में हमें लगता है कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रहा है, और जैसे कि हम देखते हैं कि इन बहुत ज्यादा प्राइसेस डाउन हो रहे हैं, तो कई सारे टाइम वो उसमें वैल्यूएशन के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, हमको अच्छे अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करने का एक वहां पे अवसर मिल जाता है। और एट द सेम टाइम जब मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग है, ऑप्टिमिस्टिक है, तभी हमको अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मेरा मानना यह है कि वॉलेटाइल मार्केट में एक्चुअली हम अपने कन्विक्शन को बनाए रखते हैं और वो एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच होने का फायदा भी रहता है। स्वाति जी देखिए, हम कोविड से बाहर निकले और हमने देखा कि दुनिया के दूसरे कोने में एक जंग का ऐलान हो गया। वो जंग का ऐलान क्या हुआ, महंगाई यहाँ पर लगातार बढ़ती रही, सप्लाई कंसर्न्स यहाँ पर हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। भारत ही नहीं, देश के दुनिया के तमाम देशों में हमने देखा है कि इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं ये काफ़ी हद तक ग्लोबल है, भारत पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन आता हुआ हम देख भी रहे हैं इनफैक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर बाजार में किसी भी तरह की रिकवरी आती है, वो कहते हैं ना कि जैसे रात के बाद सुबह होती है, तो वैसे अगर एक आशा की किरण या अगर सुबह आती हुई हमें दिखाई दे, तो सबसे पहला असर किस सेक्टर पर होगा? वो आशा की किरण आपके मुताबिक क्या हो सकती है? कविता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। कई सारे ऐसे डार्क नाइट्स के बाद हमने आशा के किरण देखे हैं पास्ट में, और उसके चलते हमें इंडियन इन्वेस्टर को बहुत बेनिफिट भी हुआ है। और इस समय भी मुझे लगता है कि आशा की किरण ऐसे आ सकती है कि अगर इसमें ये सिचुएशन में कोई सॉफ्टनिंग हो या ग्लोबल, आपने ग्लोबल जिक्र किया, तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के ये इन्फ्लेशन के पीछे लगे हैं कि इसको कैसे हम काबू में लाएं। हम सोचते हैं कि जैसे बैंक्स हैं, या बैंक्स के अभी आप बैलेंस शीट्स देखोगे तो काफी सुधरी है बैंक्स की बैलेंस शीट्स। उन्होंने अच्छी तरह से जो एनपीएस के लिए प्रोविजन कर चुके हैं, कैपिटल एडिक्वेसी ठीक ठाक है। तो बैंकिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम देख सकते हैं कि अगर ये सिचुएशन सुधर में आती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक अच्छा इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ सकता है। दूसरा जिक्र मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर का करूंगी कि जहां पे डिमांड काफी अच्छी है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, लेकिन सप्लाई कंस्ट्रेंट है। अगर सप्लाई कंस्ट्रेंट ईज आउट होता है, तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट एक अच्छा बन सकता है। और आगे चल के मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो कि अभी इन्फ्लेशन के चलते कंज्यूमर का जिक्र थोड़ा सा सेविंग्स पे चला हो, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स को या इंडियन कंज्यूमर को देखोगे तो एक लंबे समय का ग्रोथ और डिमांड पोटेंशियल इंडिया में रखते हैं, क्योंकि वी हैव अ लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन फॉर नेक्स्ट 2 डिकेड्स एटलीस्ट। तो ये 3 क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक आशा के किरण, आपने जैसे कहा, तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होने की संभावना है।
एक चीज़, क्योंकि हमने इन्वेस्टर बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर की बात कही है, तो हाल ही में स्वाति जी ये देखा जा रहा है कि लोन लेने की जो डिमांड है ना, उसमें इजाफा आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनियों की तरफ से अगर हम देखें या रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखें, लोग घर बनाने के लिए लोन ले रहे हैं, गाड़ियां खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं। इस तरह के माहौल में जहाँ पर ब्याज दरें बढ़ने की ओर अब बढ़ चुकी हैं और हम महंगाई से परेशान हैं, अब ऐसे में जो लोन की डिमांड में इजाफा हो रहा है, इसको आप कैसे समझाएंगी? देखो, एक्चुअली क्या है ना कि हमारे कोविड ये देश में कोविड के टाइम में इंडिविजुअल सेविंग्स भी बढ़े हैं। और जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 1-2% का इंटरेस्ट रेट आपके ईएमआई के एडजस्टमेंट में काफी वो कवर अप हो जाता है। जैसे कि आप अगर वो ईएमआई 30 साल के बजाय 35 साल रखें या 20 साल के बजाय 25 साल रखें, तो आपको एवरी मंथ में, हर महीने में उतना ज्यादा असर दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि जो प्राइसेस है रियल एस्टेट के, वो भी अगर करेक्ट हुए हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट उसमें जो लग जाता है वो भी इतना ज्यादा नहीं है। तो ये सब चीजों को मिला के, और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया को आप देखोगे पूरा टोटल, अगर आप कंज्यूमर लोन्स का परसेंटेज देखेंगे तो अभी भी अपने कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज के हिसाब से काफी अभी भी मॉडरेट लेवल पे है, वो ज्यादा अलार्मिंग लेवल पे नहीं है। बैंकों के लिए जो लोन्स देने वाले हैं, जो लेंडर्स हैं, उनके हिसाब से अभी जब ऐसे ग्रोथ आता है तभी थोड़ा सा एक कॉशियस होना चाहिए कि किनको जो लोन दे रहे हैं, और जो लोन का क्रेडिट अप्रेजल स्टैंडर्ड्स है या क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर, ये सब तो बैंक्स अभी डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि कोविड में उनको ज्यादा नुकसान देखा है उन्होंने। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक मैनेजेबल और एक अच्छा ट्रेंड निकल आ सकता है कि इंडियन कंज्यूमर वांटिंग टू स्पेंड फॉर दीज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कार जैसे आपने कहा, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और अपने घर बनाने के हिसाब से वो अगर इसमें पैसा लगाए तो वो एक अच्छा जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से भी एक अच्छा साइन होगा। एक चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी गौर करने वाली हमें दिखाई दे रही है, जहाँ तक इन्वेस्टर ट्रेंड्स की बात है या जहाँ पर लोग निवेश का विकल्प जो है वो सिलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट चॉइसेस की जहाँ तक बात है, तो हम देख रहे हैं कि पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। साफ तौर से यहाँ पर एक्टिव तरह का जो निवेश है, भारत में बहुत सारे मौके हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे फंड मैनेजर्स जो हैं आपको कमा कर दे सकते हैं, लेकिन ये जो पैसिव इन्वेस्टमेंट का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको लगता है कि हम जो डेवलप्ड नेशंस हैं या विदेशों में जिस तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट का बोलबाला है, क्या हम भी उसी राह पर जा रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक पैसिव भी एक अच्छा निवेश का मौका ऐसा जाना जाता है। इन्वेस्टर्स जो खास करके जिनको एक्सपेंस रेशियो लो पसंद है और जिनको मार्केट पे व्यू है, और उनको एक वहां पे फंड मैनेजर के हिसाब से, अगर उनके स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर नहीं जाना है, उनका व्यू मार्केट रिटर्न्स उनको चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि पीएफ फंड्स हैं या पेंशन फंड्स हैं, उनका जो प्रेफरेंस है वो ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड में ज्यादा है। उनको वो 5% उनका मैंडेटरी से शुरू हुआ था एलोकेशन टू इक्विटी, और हम देख रहे हैं कि उसके बदौलत पैसिव का जो आज इंडस्ट्री के एयूएम में कंट्रीब्यूशन है वो 13% तक चला गया है। लगभग 5 लाख करोड़ एयूएम इंडेक्स फंड या ईटीएफ में हम देख रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। वो जो अब पिछले 5 साल पहले ये बहुत ही कम होता था परसेंटेज, लेकिन यस, इन इंडिया ऑल्सो हम लोग देख रहे हैं कि पैसिव का भी जिक्र अभी ज्यादातर लोग सोच रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि लॉन्ग टर्म अल्फा क्रिएशन अभी भी इंडिया में काफी अपॉर्चुनिटीज है। वी हैव लॉट ऑफ अनलिस्टेड स्पेस which is not reflected yet into the index,
क्योंकि पैसिव में क्या है कि जो इंडेक्स में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है उनको मिमिक करना है, उनको सेम वैसे ही होल्डिंग अपने फंड में लानी है, तो इंडेक्स फंड का ये काम रहता है। लेकिन कई सारे बिजनेसेस है, न्यू एज बिजनेसेस है, वो रिप्रेजेंट नहीं होते हैं इंडेक्स में इमीडिएटली। तो मेरा मानना है कि एक्टिव स्टॉक पिकिंग के लिए भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अभी भी है, लेकिन दोनों का इम्पोर्टेंस अपने अपने जगह पे है और इन्वेस्टर्स वैसे प्रेफर करते हैं। थोड़ा सा लार्ज कैप की ओर मुझे आपका ध्यान ले जाना है। लार्ज कैप क्या बाजार को आउट परफॉर्म करने की क्षमता अभी रखते हैं? देखो लार्ज कैप में हाल ही में क्या हुआ है कि लार्ज कैप में थोड़ा पोलराइजेशन आप कह सकते हैं कि कई 4-5 स्टॉक्स में ज्यादा रिटर्न होने के कारण वहां पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में वो स्टॉक्स या वो निवेश में नहीं बैठता है, जैसे कि कई सारे स्टॉक्स जो अच्छे कर रहे हैं उनमें डेट का पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो कोई फंड्स जो लाइट बैलेंस शीट या स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट में कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो शायद ये ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये जरूर हो सकता है। और हमने वो भी जिक्र किया था कि अगर कोई स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टर्स उसको चेज करने के कारण इनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक्टिव फंड मैनेजर को प्राइसिंग एनोमलीज का बेनिफिट लेने के भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, और इसीलिए मुझे लगता है एक लंबे समय पे आप देखोगे तो डेफिनेटली दैट आउट परफॉर्मेंस इज देयर। यूटीआई मास्टर शेयर का आप जिक्र करें, जो लार्ज कैप फंड है, उसको उसने इंडेक्स को सिंस इंसेप्शन बीट तो किया ही है, लेकिन आप अगर देखोगे कि अगर 1%, 1.5% भी आउट परफॉर्मेंस है ओवर 30-35 years, दैट कम्स इनटू अ लार्ज एब्सोल्यूट gain versus the index. So that is what I think the opportunities are still there. But yes, short term में ऐसे जरूर हो सकता है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में जो स्टॉक्स नहीं बैठते हैं, जहां पे आप अंडरवेट हो, अगर वो स्टॉक्स अच्छे करें तो शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस होने की संभावना रहती है। अगला 6 महीना आप बाजार में कैसे देखती हैं? क्या 2023 में इक्विटी की दशा और दिशा बदलेगी? ये बहुत ही डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना। किसने प्रेडिक्ट किया था कि पैंडेमिक आएगा, किसने प्रेडिक्ट किया था कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ जाएंगे और उसके कारण डिमांड घट जाएगा आगे चल के। सो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो हम इन्फ्लेशन का देख रहे हैं असर, और हम देख रहे हैं कि कई सारे सेंट्रल बैंक्स अभी लिक्विडिटी कम करने की सोच रही है, तो उसके चलते आप देख सकते हैं कि मार्केट्स जो है वो काफी वोलेटाइल रहेंगे अगले 6 महीने में। ये मेरा मानना है। चलिए तो स्वाति जी, निवेश की एबीसीडी एक ऐसा भी शो है जहां पर हम दर्शकों को बताते हैं कि उनके जो पैसे संभाल रहे हैं फंड मैनेजर्स, उन्होंने अपने निवेश की शुरुआत कैसे की थी और उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में उनके लिए क्या-क्या सीख सामने आई है। तो कुछ बताएं, आपने अपना पहला निवेश कहाँ किया था, कैसे किया था? क्या आपसे भी कोई गलतियां हुई हैं? हाँ हाँ, गलतियां तो होती है कविता। इनफैक्ट गलतियों से हम सीखते हैं। जैसे आपने कहा कि आपकी क्या सीख है, तो मैं जरूर बताना चाहूंगी। शुरू में ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लेकिन जब घर लेने की बात हुई तभी जो भी कुछ म्यूचुअल फंड में अप्रिसिएशन हुआ था वो एक घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। और हम वापस घर लेने के बाद एक वापस हम मुझे और मेरे फैमिली को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चालू करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी बॉम्बे में अगर घर लेना है, मुंबई में घर लेना है, तो आप समझ सकती हैं कि कितना अपना खुद का कंट्रीब्यूशन शुरू में लगता है। लोन लोन भी ले तो भी वो लगता है। तो हमने वहां से फिर चालू किया। मेरी सीख आप बोलोगे तो मुझे एक लगता है कि जैसे 2004 या 5 से हमने एसआईपी शुरू की, मुझे लगता है कि अगर मैंने वो एसआईपी जल्दी शुरू कर की होती तो आज एक अच्छे कॉर्पस हमारे साथ होता, जो है उससे भी कहीं ज्यादा होता था। और दूसरी बात यह है कि जैसे 2000 में आपने कहा कि इस रात की सुबह कब होती है, आशा के किरण की आपने बात की। तो 2000 में जब मार्केट करेक्शन में चला गया था, तभी मार्केट 6000 से 2800 हुआ था। अभी
53,000 के मार्केट पे या 60,000 का भी मार्केट चला गया था सेंसेक्स। ये मैटर नहीं करता है कि आपने 6,000 पे पैसे लगाए थे या 2,800 पे पैसे लगाए थे। ऑफ कोर्स थोड़ा रिटर्न ज्यादा होता 2,800 पे, लेकिन आपने कितने पैसे तब लगाए थे। अगर आपने 6,000 पे ज्यादा भी पैसे लगाए होते थे तो आज उसकी बहुत ज्यादा एक आपको कॉर्पस दिखाई देती थी। तो वो एक सीख है। बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला और इतनी खूबसूरत बात की है। जाते जाते बस एक चीज़ आप बताइएगा, इस तरह के बाजार में जिस तरह का उतार चढ़ाव या अस्थिरता दिखाई दे रही है, इस बाजार की सबसे खूबसूरत बात क्या है? मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात, मैंने काफी सारे ऐसे उतार चढ़ाव के पीरियड्स मैंने देखे हैं अपने करियर में। सबसे खूबसूरत बात मैं बोलूं तो अपना जो म्यूचुअल फंड का जो आज एसआईपी के तरह जो रिटेल इन्वेस्टर के पैसे आ रहे हैं, वो एक सबसे खूबसूरत बात है। सबसे खूबसूरत बात ये भी है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो मार्केट में निवेश चल रहा है अभी, कि गिरते हुए मार्केट में आप देखोगे कि डीआईआई का जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव रहा है। वो भी मुझे लगता है कि एक सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि जब हम मानते हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बी द is one of the best performing market as far as the GDP growth is concerned, और हम देखते हैं कि इंडिया इज यंग कंट्री ऑल्सो, तो जो ग्रोथ है, डिमांड पोटेंशियल है, वो इंडिया का रहने वाला है। तो ये जो पॉजिटिव्स है उसका बेनिफिट हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे पेंशनर्स को, हमारे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट करने वालों को, इनको सबको आगे चल के आने वाला है। ये मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात है। ऑफ कोर्स मार्केट की रेगुलेशंस भी अच्छी हो रही है, तो वो एक इंडिया का एक्सेप्टेंस एज अ साउंड फाइनेंशियल मार्केट्स इज आल्सो गोइंग अप। सो ये यस, दीज आर ऑल पॉजिटिव्स, देयर विल बी मेनी मोर पॉजिटिव्स, बट ये आपने सबसे खूबसूरत बात कही तो ये इनका जिक्र जरूर करना चाहिए। स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस तरह के अस्थिर बाजार में कैसे अपने निवेश में स्थिरता आपको बनाए रखनी चाहिए, इसके गुर हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कविता जी, और आपके श्रोताओं को भी। इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।